हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और आज 2 नवंबर 2022 है और आज के दिन सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग का पेपर हुआ है। तो अकाउंटिंग का पेपर कैसा आया था, किस तरह का पेपर था, उस पर थोड़ा सा 2-5 मिनट अपने जो भी है एक बार बात कर लेते हैं। पेपर रिव्यू कर लेते हैं हल्का फुल्का। मैं पेपर के सॉल्यूशंस, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बार पेपर रिव्यू करके पेपर का स्टेटस कैसा है ये बता दूंगा, ताकि बच्चों के मन में जो शंका है पेपर को लेकर के वो एक बार थोड़ी दूर हो जाएगी। तो बस मैं थोड़ा सा पेपर रिव्यू करता हूँ, करके फिर बताता हूँ कि भाई क्या चल रहा है पेपर में। मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, फिर से कहूँगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें अगले परीक्षा के लिए। वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ मैं पेपर का रिव्यू करूंगा कि पेपर कैसा आया था, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, और कोई बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो चलें पेपर रिव्यू करते हैं जल्दी से, एकदम फटाफट आइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 के ए की शुरुआत हुई AS2 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 के ए की शुरुआत हुई AS2 के क्वेश्चन से। देखो, क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं सारा लिमिटेड के। रॉ मटेरियल जो सारा लिमिटेड यूज़ कर रहा है, ए फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, बी वो बता रहा है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल बता रहा है, इन यूनिट कितना है, कॉस्ट प्राइस बताया, फ्रेट इनवर्ड बताया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताया, ये रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स बता रहा है, 1600 यूनिट्स। फिर प्राइस पर यूनिट बता रहा है, मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, डायरेक्ट लेबर कितना गया, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड कितना गया। टोटल फिक्स ओवरहेड का अमाउंट है, टोटल नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ यूनिट्स दे रखा है 20,000 यूनिट्स है। आपसे वो सिर्फ सीधी सी बात कह रहा है कि कैलकुलेट कर दो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2022 एज पर AS2 व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज ₹360। बॉस, मैं बता दूं आपको, ये जो सवाल है ना, सेलिंग प्राइस को देखकर, सेलिंग प्राइस को देखकर रॉ मटेरियल का वैल्यू निकालना है। सेलिंग प्राइस को देखकर रॉ मटेरियल का वैल्यू निकालना है। ये हमारा अगर आपने हमारा AS2 का रिवीजन लेक्चर्स किया होगा तो AS2 के रिवीजन लेक्चर में हमने इस तरह के सवाल को कराया है, और ये वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पर ये सवाल आया हुआ था। ये वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पर ये सवाल इन्होंने पूछा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है, और ये सवाल हमारे स्टडी मैट में भी है, हमने हर जगह कराया इस सवाल को। और जब मैं डिस्कस कर रहा था AS2 तो इस सवाल को ज़रूर डिस्कस किया मैंने। तो इस सवाल पर एक बहुत अच्छी सी रेटिंग रिव्यू जाती है, वो है इजी। इट वाज एन इजी सम, और ये क्वेश्चन आराम से बच्चे कर सकते हैं और इस पर पूरा मार्क्स एकदम सिक्योर कर सकते हैं। तो इट वाज एन इजी सम। उसके बाद आया कि रिजवेल लिमिटेड, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है जिसकी ये सब एक्टिविटीज़ है। तो आपको सिर्फ बतानी थी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, तो आपको क्लासीफाई करना था। इट वाज डैम इजी सवाल, ये बहुत इजी सवाल है और हर पॉइंट पर नंबर है। जैसे जैसे आप बताएंगे उस पर वैसे वैसे नंबर है। तो फिर से अगेन ये AS3 का क्वेश्चन है, और AS3 का एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत डैम इजी क्वेश्चन था। तो पेपर अभी तक जो हमें समझ आ रहा है कि पेपर पहला वाला पार्ट 1 का A और 1 का B दोनों बहुत इजी था, बच्चे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। और विन विन सिचुएशन में बच्चे अभी चल रहे हैं, IC और बच्चों के बीच ठनी हुई है, बच्चे विन विन सिचुएशन में कर रहे हैं। देखो, अगर रिव्यू पसंद आ रहा है तो एक बार फटाफट लाइक ठोको, जल्दी से लाइक ठोको, वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना बच्चों, प्लीज़। चले, तो 2 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, जिन लोगों ने भी हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा, एकदम बेसिक प्रॉब्लम, उनसे भी ये क्वेश्चन हो गया होगा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर आता है सी में उन्होंने एक मशीन खरीदा है, जैरेट लिमिटेड, $20,000 में ऑन 31 दिसंबर 2021, पेबल आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद पैसा वापस कर देना है, मशीन का पैसा देना है। इट एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 मंथ्स एट द रेट 78.85 पर $,
ऑन 31st December 2021 द एक्सचेंज रेट वॉज 77.50 पर यूएस डॉलर। पूरा रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को पीएल में, ये बता दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, AS11 का क्वेश्चन है और हमने AS11 का लेक्चर, वीडियो लेक्चर डाल रखा था। AS11 का वीडियो लेक्चर हमने डाल रखा था। उस वीडियो लेक्चर में AS11 के वो सवाल जो था आपको दिखेगा। AS11 के हमने जो AS11 का वीडियो लेक्चर डाल रखा था, उस वीडियो लेक्चर में आपको ये सवाल दिखेगा। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, बहुत ही सिंपल और इजी सवाल है। ये बच्चे आराम से कर सकते हैं और इस पर जितना मार्क्स अलॉटेड है वो मार्क्स आराम से रीच कर सकते हैं बच्चे। इट वॉज डैम इजी सम, ठीक है। तो मैंने AS11 के सारे प्रॉब्लम्स भी कराए थे और सारे के सारे जो उनका AS11 का टेक्स्ट था वो भी मैंने कराया था लेक्चर, क्योंकि मेरे को बहुत जोर से फीलिंग आ रही थी कि AS11 और AS13 से क्वेश्चंस आएंगे। तो AS11 से भी क्वेश्चन है और AS13 से भी क्वेश्चन है। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे AS13 से। अभी AS11 का क्वेश्चन आप देखें, C का 1 AS11 का सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ बताया था कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इट वॉज ऑल्सो एन ईजी प्रॉब्लम। मैं सिर्फ रिव्यू करूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा आपको। आंसर इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चों आपको पढ़ाई करनी है अगले परीक्षा के लिए और उस पर ध्यान देना है। उसके बाद सी का 2 ट्रेड पेबल्स बता रहा था, इनका है इतने रुपए का, वो रिकॉर्ड कर रखा उन्होंने प्रिवेलिंग रेट पर। फिर बैलेंस शीट डेट पर इतना है, पेमेंट वाज मेड ऑन इतना इस डेट में, एक्सचेंज रेट उस दिन का इतना था। आपको एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करना था और बताना था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एज पर AS11। मैं फिर से कहता हूँ, ये भी एकदम सिंपल इजी प्रॉब्लम, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमने AS11 वाले लेक्चर में किए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम हमने AS11 वाले लेक्चर में किए हैं। तो ये भी एकदम इजी प्रॉब्लम है। तो अभी तक क्या समझ आ रहा है कि 1A 1B 1C तक एकदम इजी सब कुछ जा रहा है, सब कुछ इजी जा रहा है। और 1 का D आ गया। मतलब अभी तक अगर कोई बच्चा नॉर्मल 3-4 AS पढ़ा होगा, मैंने सभी AS डाल रखे थे, और AS11 AS13 से क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, और AS2 से 5 नंबर का 15 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन 15, अगर किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया तो 15 आउट ऑफ 15 उसको मिलेगा ही मिलेगा, ढंग से अटेम्प्ट किया होगा तो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट AS13 पर क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन AS13 का है, और AS13 का मैंने रिवीजन लेक्चर्स भी डाला था, और AS13 का मैंने आधे घंटे में रिवीजन लेक्चर के साथ साथ AS13 के प्रॉब्लम्स को कैसे किया जाता है वो भी डाला था। मैंने सारे MTPs, RTPs, ICI मैट के सारे प्रॉब्लम्स मैंने डाल रखे थे। आप देखें, अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स ऑफ रैशल लिमिटेड कैरिड एट द बुक्स ऑफ जीवा लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है कि भाई कंपनी हैड बीन इनकरिंग कैश लॉसेस विद डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर्स ऑफ इतना, और द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मे नॉट फेच मोर देन 55,000। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन का सवाल है। ये एकदम सिंपल एक लाइन में बनेगा, एकदम सिंपल एक लाइन में बनेगा। उसके बाद में फिर बोल रहा है 1 दिसंबर जीवा लिमिटेड हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इन 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ गैरे लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 125 विद एन इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। In the first week of March 22, Gare Limited suffered heavy losses due to earthquake, and the shares of Gare Limited were trading at इतना रुपया per share on the stock exchange. How would you deal with the investment in the books of Ziva Limited for the year ended 31 March 22 and the provision of accounting standard फलाना ढिमकाना जो भी है? ये करंट इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन पे प्रॉब्लम है। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा
और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, तो भैया ये भी प्रॉब्लम ईजी। और इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट यहाँ पर ऐसा बच्चों का दिमाग इस वाले पॉइंट पे दिमाग घुमाने की कोशिश किया, लेकिन घुमाने से कुछ नहीं होगा, बच्चे सब बहुत समझदार हैं। और इट इज़ ऑल्सो एन ईजी प्रॉब्लम, ये भी एक ईजी प्रॉब्लम था। तो ओवरऑल रेटिंग जा रही है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए हमारा एकदम इजी 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 प्रॉब्लम, 1 का भी इजी प्रॉब्लम, 1 का ए बी सी डी सब इजी 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 प्रॉब्लम। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एएस जो था इजी आया, एएस बहुत ज़्यादा इजी आया, मतलब बच्चे 20 में 20 एकदम ढंग से इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है इंश्योरेंस क्लेम का, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे मैथ में बहुत सारे हैं, और मैंने स्पेशल एडजस्टमेंट बोल करके एक स्पेशल एडजस्टमेंट बोल करके मैंने कराया था, मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशल एडजस्टमेंट, और उसके अंदर मैंने बहुत कुछ कराया था, और ये सारे के सारे प्रॉब्लम उसी पर आधारित है। ये देखिए आप, देखें ये जरा, ये रहा, तो थोड़ा लेट हो गया खोजने में, आ जाओ। ये रहा, ये स्पेशल एडजस्टमेंट है। ये स्पेशल एडजस्टमेंट में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम कराए थे। देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 कि भाई कैसे हम ट्रीट करते हैं अगर मशीनरी इंक्लूडेड हो तो, कैसे ट्रीट करते हैं अगर इंस्टॉलेशन चार्ज इंक्लूडेड हो तो, उसके बाद में पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ हो तो कैसे ट्रीट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 हमने कंसाइनमेंट पर अगर गुड्स हो तो कैसे ट्रीट करेंगे, अप्रूवल पर हो तो कैसे ट्रीट करेंगे, ये सब हमने करा रखा था। ठीक है, ये सब हमने करा रखा था। और ये जो प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम बहुत ठीक है, नॉर्मल है, कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मतलब कोई भी टफ एंगल नहीं है इसमें प्रॉब्लम में। देखें, फायर ऑकर हो रहा प्रीमिसेस ऑफ प्रीत एंटरप्राइजेज ऑन द नाइट ऑफ 28 September, Thomas taken an insurance policy of 5 lakh which is subject to average clause. The value of goods salvaged was estimated 60 to 500 and firm continues to maintain the same rate of GP as during the preceding year. तो और इजी कर दिया, जीपी सेम रेट पे जा रहा है, ये सारा का सारा डेटा दे दिया। उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था उसमें इन्होंने थोड़ा गेम खेला कि परचेज के अंदर में देखो थोड़ा एक एडजस्टमेंट है, फिर एडजस्टमेंट है, फिर एडजस्टमेंट है अप्रूवल वाला। ठीक है, तो ये जितने के जितने एडजस्टमेंट है हमने स्पेशल एडजस्टमेंट में इसको कवर किया था, और ये स्पेशल एडजस्टमेंट के सारे एडजस्टमेंट इन्होंने एज इट इज पूछ लिया। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, स्पेशल एडजस्टमेंट के सारे एडजस्टमेंट इन्होंने एज इट इज पूछ लिया है। ठीक है, तो बच्चों ये भी प्रॉब्लम एक इजी प्रॉब्लम था, ये भी कोई टफ प्रॉब्लम नहीं था, इट वॉज एन ऑल्सो एन ईजी प्रॉब्लम। इसका मतलब अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए वॉज इजी प्रॉब्लम। उसके बाद एक प्रॉब्लम आया, ये शायद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है कि 10,000 इक्विटी शेयर हेल्ड करके रखा है, तो ये शेयर्स का प्रॉब्लम है। फिर शेयर्स उन्होंने परचेज किया, बोनस मिला, राइट मिला, बोनस डिक्लेयर हुआ कितने के लिए, राइट कितने के लिए डिक्लेयर हुआ, और राइट कितना मिला, कितना बेचा गया, सब कुछ लिख रखा है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, फिर शेयर बेचा, मार्केट प्राइस लास्ट में बताया शेयर का, और बोला कि शेयर ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए
और बताइए कि भाई लास्ट में क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी, बता दीजिए। तो इट वाज आल्सो एन ईजी प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है, रेगुलर हमारे मैट का प्रॉब्लम है। आप 12-13 नंबर या 14 नंबर या 6 नंबर 7 नंबर प्रॉब्लम हमारे मैट का देखेंगे, 6 नंबर 7 नंबर उसी के आसपास का प्रॉब्लम है, ये इजी प्रॉब्लम था। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मतलब आप समझो कितने कितने क्वेश्चन के प्रॉब्लम हमारे इजी इजी दिखे। कौन कौन से इजी देखे? क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 इजी था। तो इसका मतलब इधर 20 नंबर और इधर 20 नंबर, 40 नंबर का पेपर वॉज डैम इजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसके बाद इन्होंने एक ब्रांच अकाउंटिंग का सवाल बनाया, ब्रांच का सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पे सवाल है ब्रांच का। तो सवाल में देखो कोई भी खास चीज़ ऐसा बोल के नहीं है, ऐसा नॉर्मल सा सवाल है। ये सब एकदम नॉर्मल सा पॉइंट है, एकदम इंप्रेस्ड कैश वगैरह मेंटेन हो रहा है, नॉर्मल सा पॉइंट है, बहुत कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा इधर ऑथोराइज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड सोल्ड ऐसा कुछ दे रखा है, तो बच्चा लोग थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा देखिए भाई ये क्या है नहीं है करके ऐसा। और थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे चेंज किया है, थोड़ा चेंज किया है, ये हल्का सा चेंज पॉइंट है। तो ये सवाल थोड़ा सा इजी से बोल सकते हैं, मीडियोकर लेवल का प्रॉब्लम था, मीडियोकर लेवल का प्रॉब्लम था ये, मतलब थोड़ा टफ था, ये लिटिल बिट टफ था, लिटिल बिट टफ था ये प्रॉब्लम, लिटिल बिट टफ था। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम अभी तक इजी तो नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 3 जो था 3 का ए, बिट बिट टफ था, बिट टफ, थोड़ा सा टफ था। ठीक है, ये 10 मार्क्स का थोड़ा सा टफ था। उसके बाद में ये ब्रांच का प्रॉब्लम था। अब देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट बनाना है, ठीक है, स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट बनाना है, और एनी स्टॉक अनअकाउंटेड फॉर इट्स बी रिगार्डेड ए नॉर्मल बेसिस, तो बता रहा है कि भाई नॉर्मल लॉस मान लेने का उसको। तो ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम में ट्रिक था हल्का सा, कहीं कहीं वो बताऊंगा नहीं मैं क्या था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, लेकिन प्रॉब्लम एकदम ईजी था। ऐसा भी नहीं था बहुत टफ है प्रॉब्लम, हल्का फुल्का लिटिल बिट थोड़ा टफ था कि बच्चों का दिमाग घूम जाता हल्का सा। उसके बाद बी नंबर में सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम आई गेस तो ये है, और सिंगल एंट्री का ये जनरल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नेटवर्थ मेथड में बना के देने के लिए बोला ये, तो ये जनरल प्रॉब्लम है। तो 3 का बी जो था थोड़ा सा, ये भी हल्का फुल्का दिखेगा आपको थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा 20 मार्क्स का, ये कंपनी फाइनल अकाउंट है, कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी फाइनल अकाउंट के लिए देखो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चा इसको करने के लिए गया होगा, ये इतना बड़ा होता है ताकि पेपर में छूटने का डर रहता है, पेपर छूटने का डर रहता है, तो इसको आप स्किप कर सकते थे और दूसरा क्वेश्चन जो है आप सेलेक्ट कर सकते थे, मतलब इसके लिए सेलेक्ट अनदर क्वेश्चन। बाकी आप बाकी क्वेश्चन में से कर लो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन पकड़ने के बाद से बहुत दिक्कत होती, फिर आप बहुत लेंदी बन जाता है ये, समझ रहे ना। तो इट वाज लेंदी, ये लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, और नॉर्मली लेंदी होता ही है, तो बोलने का कुछ नहीं है इसके अंदर में। ये रिडम्पशन और डिवेंचर का क्वेश्चन था, इट वाज सो एंड सो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, मीडियोकर लेवल का प्रॉब्लम था। ये 12 नंबर का पूछ दिया था, क्योंकि बहुत दिन से फ्रीक्वेंसी नहीं थी इनकी, कम नंबर के पूछ रहे थे, तो अभी इन्होंने अचानक से 12 नंबर का पूछा है इसको। क्यों पूछा अचानक से, लेकिन चलो ठीक है, एक बार पूछ दिया 12 नंबर का। इस बार क्वेश्चन, इस बार पेपर में पीपीआई से क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि पिछली बार 20 नंबर का उन्होंने पूछ दिया था, तो इट वॉज अ गुड टेस्टेड प्रॉब्लम, ये प्रॉपर टेस्टेड प्रॉब्लम था। उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने गेम खेला कि इंक्लूड्स परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये परचेज में इंक्लूड किया हुआ है एक आइटम छोटा सा, और नीचे में छोटा सा एक इन्होंने हल्का सा गेम खेला है, रेंट पेड 60,000 रुपया, कैरेज आउटवर्ड 40,000 रुपया,
ये गेम नहीं है, नॉर्मल सा है। तो बच्चों को इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या करना चाहिए था। ठीक है, खैर मैं सोल्यूशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम वाज इजी। इसको टफ नहीं बोल सकते, इट वाज इजी प्रॉब्लम। आप इसको टफ नहीं बोल सकते, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ये बनेगा क्वेश्चन। तो अभी तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन की तरफ ही जा रहा है। फिर एक हायर परचेज का क्वेश्चन दिया और इसके अंदर एक देखो ना 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब ये 6 मंथ वाला इंस्टॉलमेंट, 6 मंथ वाला इंस्टॉलमेंट दिया, मतलब 2.5 साल तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी ठीक था। इसमें आपको कैश प्राइस निकालना था कार का और इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट निकालना था, तो आप इसको बैक कैलकुलेशन मेथड से निकाल सकते थे। उसके बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम दिया। ये आजकल ये अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम ये दे रहे हैं इसमें, ये एक प्रॉब्लम इन्होंने दिया अकाउंटिंग इक्वेशन का। उसके बाद इन्होंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आरओपी पे एक क्वेश्चन दिया 5 नंबर का, 5 का है कि 4 का है, 5 का, 5 नंबर का। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यहाँ देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व का ये डेटा दिया हुआ है, और नीचे में एक चीज उन्होंने बोला कि बैलेंस ऑफ जीआर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बी फुल्ली यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन एंड शॉर्टफॉल टू बी मेड गुड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर एक चेंजिंग पॉइंट था। ठीक है, ये प्रॉब्लम सजेशन था, ये प्रॉब्लम सजेस्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट को वही करना है जो प्रॉब्लम कह रहा है, और कोई काम नहीं करना। स्टूडेंट को वही करना है जो प्रॉब्लम कह रहा है, और कोई काम नहीं करना है। उसके बाद एक और चीज इसमें थी कि कॉल सीन एरियर था फाइनल कॉल पे बाई 4 मेंबर हुज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। ओके, तो हमारे पास 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर, नहीं एक ही तरह का प्रेफरेंस शेयर था 10 लाख, उसमें कॉल सीन एरियर 20,000 का था। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक था हल्का सा, और उसके बाद उन्होंने किया। अब मैं सोल्यूशन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इट वाज थोड़ा ट्रिकी, हल्का ट्रिकी था, मतलब बिट ट्रिकी प्रॉब्लम, नॉट मोर ट्रिकी, लेकिन थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम था। और उसके बाद एक इन्होंने मैनेजरियल कमीशन, मतलब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे क्वेश्चन पूछा, एमआर पे क्वेश्चन पूछा, और फिर ये नॉर्मल थियरी है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि पेपर में एटलीस्ट 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो एकदम फ्लैट थे, एंड 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा ऊपर नीचे था बस। 60 मतलब क्या, आप 60 भी नहीं बोल सकते, आप पता 65 मार्क्स का क्वेश्चन बोल लो। 65 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे ना वो एकदम फ्लैट क्वेश्चन थे। तो इट वाज रिव्यू पे अगर आप देखो तो पेपर वाज इजी, पेपर वाज इजी। पेपर वॉज डैम इजी, पेपर में कोई भी नया ऐसा बहुत कुछ नहीं था। पेपर में रेगुलर प्रॉब्लम्स थे, पेपर में बहुत कुछ ऊपर नीचे नहीं था, एकदम इजी इजी गोइंग था पेपर। और पेपर में प्रॉब्लम ऐसे थे कि बच्चे अटेम्प्ट करके खुश होते। पेपर की शुरुआत जहाँ से हुई सारे क्वेश्चंस किए हुए आए थे बच्चों के, एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे स्टार्ट में। जो बच्चे अगर थोड़ा भी ढंग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के गए होंगे तो उनका 20 में 20 तो पक्का है। उन्होंने एग्जाम्सन स्कोर कर लेना है इस बार, मतलब बच्चों ने 60 प्लस स्कोर करना इस पेपर में इज क्वाइट इजी। 60 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं आराम से पेपर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी ने पेपर 85 प्लस का अटेम्प्ट किया होगा 60 प्लस उसके आ जाना है, क्योंकि 20 नंबर तो वो वहीं से लेकर आ रहा है। कहाँ से? एएस से लेकर आ रहा है। उसके बाद आप ब्रांच देख लो, डिपार्टमेंटल देख लो, इन्वेस्टमेंट देख लो, ठीक है, सब रखे रखे क्वेश्चन हैं आपके। तो आराम से क्वेश्चन में आएंगे, मतलब पेपर में आएंगे 60 प्लस। तो पेपर का पैटर्न जो था ठीक था, पेपर वेल मैनेजेबल पेपर था, पेपर वॉज इजी, ठीक ठाक पेपर था। तो ये रहा पेपर का रिव्यू बच्चा लोग। और जाते जाते एक बात बोलूँगा कि अगले एग्ज़ाम के लिए ठीक से पढ़ाई करो और ढंग से एग्ज़ाम दो, बहुत अच्छे से दो, और एग्ज़ाम देने के बाद पेपर का रिव्यू देख लो, लेकिन पेपर का सोल्यूशन कभी नहीं देखना। मैं पेपर का रिव्यू दे दिया, पेपर का सोल्यूशन कभी नहीं देता। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले पेपर के रिव्यू के साथ में, जो मेरा सब्जेक्ट आएगा तब तक आप पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। गुड नाइट।